क्वेश्चन दिया गया है, 5 प्रोसेसर्स हैं P0, P1, P2, P3 और P4, और उनके लिए एलोकेशन मैट्रिक्स दिया गया है और अवेलेबल मैट्रिक्स दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने पास जो रिसोर्सेज हैं वो 3 टाइप के हैं, ए, बी और सी, और प्रोसेसर्स जो हैं अपने पास 5 हैं, P0, P1, P2, P3 और P4। अब ध्यान ये देना है कि जो भी मैट्रिक्स बनेगा, चाहे वो एलोकेशन हो, चाहे वो मैक्स हो, चाहे वो नीड हो, उसका आर्डर 5x3 होगा, जो कि सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। केवल अवेलेबल मैट्रिक्स जो है वो 1x3 का होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक चीज हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि हम लोगों ने इन पांचों प्रोसेसर्स को ए, बी और सी कितनी संख्या में एलोकेट किया है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए एक कितना एलोकेट हुआ है तो ये पूरा जोड़ दिए। तो 0 + 2 + 3 + 2 इट इज 7। बी कितना है, 1 + 0 + 0 + 1 + 0 कितना हो गया, 2। और सी कितना एलोकेट हुआ है, इट इज 0 + 0 + 2 + 1 + 2 इट इज 5। यानी ए के 7 इंस्टेंसेस हम लोगों ने एलोकेट कर दिए हैं, बी के 2 कर दिए हैं और सी के 5 कर दिए हैं। और ये एलोकेशन करने के बाद भी जो है अपने पास ए के 3, बी के 2 और सी के ए के 3, बी के 3 और सी के 2 बचे हुए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमारे सिस्टम में कितने हैं, तो जितना एलोकेट किया गया और जितना अवेलेबल उनको जोड़ दीजिए। तो एक कितनी संख्या में उपलब्ध है, तो 7 एलोकेट किया गया और 3 अपने पास बचा हुआ है, अर्थात अपने पास ए के टोटल 10 इंस्टेंसेस हैं। बी के 2 एलोकेट किए गए हैं, 3 बचा हुआ है, 5 है। सी के 5 एलोकेट किए गए हैं, 2 बचा हुआ यानी 7। और ये डेटा कल वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि दिस डेटा वाज गिवन इन द प्रॉब्लम एंड वी हैव derived the same using the data given in forms of allocation matrix, max matrix and available matrix. Now we will compute need matrix. तो बैंकर्स एल्गोरिदम की जब भी हम लोग बात करेंगे, बैंकर्स एल्गोरिदम की जब भी बात होगी, तो सीन क्या होगा, तो सीन ये होगा कि हर प्रोसेस को पहले से ये बताना पड़ेगा, हर प्रोसेस को पहले से ये बताना पड़ेगा कि हमारे को कितने रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, किस किस टाइप के कितने रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट। तो अब हमको नीड मैट्रिक्स निकालना है, तो नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, तो मैक्स माइनस एलोकेशन, नीड ऑफ आई एंड जे इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आई एंड जे माइनस एलोकेशन ऑफ आई एंड जे। अब देखिए ये नीड मैट्रिक्स मैंने निकाली। इस नीड मैट्रिक्स को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, तो मैंने मैक्स में से एलोकेशन को घटाया। तो 7 में से 0 घटा 7 आया, 5 में से 1 घटा 4 आया, 3 में से 0 घटा तो 3 आया। तो देखिए 7 4 3। इसी तरीके से 1 2 2 6 0 0 0 1 1 4 3 1 ये सब मैट्रिसेस हैं। इन मैट्रिसेस इस मैट्रिक्स को हमने पॉपुलेट कर लिया है। अब ये नीड मैट्रिक्स हमको बता रहा है कि P0, P1, P2, P3 और P4 को कंप्लीट होने के लिए, P0, P1, P2, P3 और P4 को कंप्लीट होने के लिए कितने रिसोर्सेस की जरूरत है और उनकी संख्या क्या होगी। मसलन P0 को कंप्लीट होने के लिए 7 4 3 चाहिए, 7 इंस्टेंसेस चाहिए ए के, 4 चाहिए बी के और 3 चाहिए सी के। P1 को कितने चाहिए, तो P1 को चाहिए 1 इंस्टेंस ए का, 2 इंस्टेंस बी का और 2 इंस्टेंस सी का।
P2 को कितना चाहिए? तो P2 को चाहिए 600, 6 इंस्टेंसेस ए के, 0 बी के और 0 सी। P3 को कितने चाहिए? तो P3 को चाहिए 0 इंस्टेंसेस ए के, 1 इंस्टेंस बी के और 1 इंस्टेंस सी के। P4 को 4 इंस्टेंसेस ए के, 3 इंस्टेंसेस बी के और 1 इंस्टेंस चाहिए। ये हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया है। अब नीड मैट्रिक्स कंप्यूट करने के बाद हम लोग इस नीड मैट्रिक्स को अवेलेबल मैट्रिक्स के साथ ज्वाइंटली ऑब्जर्व करेंगे कि हम किनके रिक्वेस्ट को हम लोग ग्रांट कर सकते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम में ये बात क्लियरली बता दी गई थी कि किसी भी प्रोसेस के रिक्वेस्ट को हम लोग इमीडिएटली ग्रांट नहीं करें। ठीक है, ग्रांट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो एक चीज इन जनरल क्लियर है कि रिक्वेस्ट के ग्रांट को लेके प्रोसेस को वेट करना पड़ सकता है। अब जरा देखिए कि जो अपने पास अवेलेबल है उसकी क्या स्थिति है। तो ए 3 है, बी 3 है और सी 2 है। ठीक है, और हम लोग इतने ही अवेलेबल रिसोर्सेस से किन किन प्रोसेस के रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। तो एकदम से क्लियर है कि हम लोग P1 और P3 ये दो प्रोसेस की रिक्वेस्ट जो है फुलफिल की जा सकती है। P1 को क्या चाहिए? 1 2 2, एक इंस्टेंस ए के, 2 बी के, 2 P3 को क्या चाहिए? 0 ए के, 1 बी का और 1 सी का। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन जो है दिख रहा है। तो मैंने कहा कि अब जरा देखिए मैंने जो नोट्स दिया है उसमें मैंने क्या लिखा है। We will now examine need matrix and available matrix to fulfill the request of various processes. Here, we can fulfill the request of P1 and P3. तो दो ऑप्शन है आपके पास। मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू सेलेक्ट। तो P1 इज चूजन। अगर P1 को मैंने चूज किया है तो मैं P1 को जितने रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल करूंगा। तो कहां से मैं फुलफिल करूंगा? अवेलेबल में से हमको फुलफिल करना है। ठीक है, तो P1 को 1 2 2 चाहिए। देखिए यहां से 1 2 2, 1 2 2, ये जब घटेगा तो क्या आएगा? 2 1 0। ठीक है, 2 1 0। और अब हम एलोकेशन मैट्रिक्स और अवेलेबल मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे। तो देखिए ये घट गया, अवेलेबल में संख्या घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि हमने अवेलेबल में से रिसोर्सेस को निकाल कर किसको दे दिया है? P1 को दे दिया है। और P1 को देखिए क्या मिल गया आपको? 3 2 2। अब जरा देखिए P1 का जो रिक्वायरमेंट है वो हमको कहां से पता चल जाएगा? मैक्सिमम कितना चाहिए था? तो 3 2 2 चाहिए। और देखिए मैक्स मैट्रिक्स में आइए तो P1 के लिए 3 2। ठीक है, तो P1 को हमने जितना चाहिए उतने रिसोर्सेस ए बी और सी के दे दिए। अब क्या होगा? अब जब किसी प्रोसेस को हम लोग रिक्वायर्ड नंबर में रिसोर्सेस असाइन कर दें, अब जब हम लोग किसी प्रोसेस को रिक्वायर्ड नंबर में रिसोर्सेस असाइन कर देंगे तो प्रोसेस अपने आप को एग्जीक्यूट कराएगा, कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद रिसोर्सेस को वापस कर देगा। किसको वापस करेगा? तो सिस्टम को वापस करेगा। अब जरा देखिए, तो P1 कंप्लीट होता है। P1 returns all its resources to the system. P1 is excluded from all matrices and updated matrices are as. ठीक है, तो अब जरा देखिए P1 जब कंप्लीट होगा तो A के 3, B के 2 और C के 2 रिसोर्सेज वापस करेगा। तो जब वापस करेगा तो हम अवेलेबल में इसको जोड़ेंगे। तो A के पास 2 है अवेलेबल में, A के 2 हैं और 3 वापस हो रहा है तो ये 5 हो जाएगा। ये देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 0 जो है वो 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये फिगर आपको यहाँ से मिल गया।
जो रिटर्न हुआ है वो अवेलेबल में ऐड हो जाएगा। P1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग P1 को एलोकेशन, मैक्स और नीड में से हटा देंगे। अब अपने पास जो आर्डर होगा वो क्या बच जाएगा, 4x3 का आर्डर होगा एलोकेशन का, मैक्स का और नीड का। ध्यान नहीं देना है, अवेलेबल का आर्डर चेंज नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस नीड को और इस अवेलेबल। वी हैव टू एग्जामिन नीड एंड अवेलेबल कि अब हम लोग किसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग P4 के रिक्वेस्ट को भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, P4 के रिक्वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और हम लोग P3 के रिक्वेस्ट को भी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसको जरा अपडेट कर लीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग P3 के और P4 के दोनों के रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केवल P4 लिखा है, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे। हम लोग P3 के रिक्वेस्ट को भी पूरा कर सकते हैं और हम लोग P4 के रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं। P0 और P2 पूरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि P0 के लिए A चाहिए 7, यहाँ पे 5 ही है। P2 को चाहिए A 6, यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि वी कैन अपडेट, वी कैन fulfill the requirements of P4 and P3 both। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे केवल P4 को कंसीडर किया है, मैं P4 को लेके आगे बढ़। तो अब जरा देखिए, P4 को लेके जब हम आगे बढ़ेंगे तो एलोकेशन मैट्रिक्स क्या होगा। अब जितने की जरूरत है वो P4 को दिया गया, तो P4 को 431 की जरूरत है, तो 431 जब यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 101। ठीक है, 101 यहाँ पे बचेगा और P4 को क्या मिल जाएगा, 433। 433 P4 को मिल गया है। ठीक है, अवेलेबल अपडेट हो गया और एलोकेशन अपडेट हो गया। P4 कंप्लीट हो रहा है और P4 कंप्लीट होने के बाद अपने सारे रिसोर्सेज को वापस करेगा। तो हम लोग ये 433 को इस अवेलेबल में ऐड कर, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, A का 5, B का 3, C का 4, 5 3 4 अवेलेबल हो गया ये। और अब हम लोग सिस्टम से P4 को हटा देंगे। तो P4 को हटाएंगे तो अब अपने पास क्या बचेगा, P0, P3, P2 और P3। तो एलोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्स और यहाँ पे नीड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग किसकी रिसोर्स रिक्वेस्ट को पूरा कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग P0 और P2 के रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 7 है और ये 6 है, यहाँ पे 5 ही उपलब्ध है, तो पूरा होगा नहीं। अब क्या हम लोग P3 को पूरा कर सकते हैं? तो P3 को हम लोग बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। P3 को पूरा करेंगे तो क्या होगा, अब ये जब दोगे यहाँ पे तो अवेलेबल में से घटेगा, तो 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 1 3, इट इज अवेलेबल। और अब एलोकेशन क्या हो जाएगा, तो एलोकेशन P3 को मैक्सिमम मिल जाएगा, 2 2 2 जितने की रिक्वायरमेंट थी 2 2 2 मिल गया, बाकी सारा डेटा सेम रहेगा। अब P3 क्या होगा, P3 अब कंप्लीट होगा। P3 अब कंप्लीट होगा, जब P3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो P3 अपने इन रिसोर्सेज को सिस्टम को जब वापस करेगा तो अवेलेबल मैट्रिक्स क्या होगी, अपडेट होगी। और P3 की एंट्री को हम लोग यहाँ से हटा दें, तो P3 की एंट्री यहाँ से हटेगी और ये रिटर्न होगा। तो रिटर्न होगा तो अवेलेबल क्या होगा, अवेलेबल बढ़ेगा, तो 7 5 धन 2 5 प्लस 2 7 अवेलेबल हो जाएगा। 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। देखिए, तो 7 4 5 ये अवेलेबल हो गया। 7 ये और ये ऐड होगा, 7 हो गया। 2 और 2 ऐड होगा तो 4 हो गया। 3 और 2 ऐड होगा तो 5 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब P3 कंप्लीट हो गया तो P3 को एक्सक्लूड कर दीजिए। P3 को एक्सक्लूड करेंगे तो एलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्स और नीड का जो आर्डर है वो 2x3 का हो जाएगा। अवेलेबल अभी भी 1x3 रहेगा, अवेलेबल कभी चेंज नहीं। अब जरा देखिए इस पॉइंट पे,
अवेलेबल को और नीड को आपस में कंपेयर करते हैं। तो अवेलेबल और नीड को जब हम लोगों ने आपस में कंपेयर किया तो हमको क्या मिला कि यार अपने पास तो सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, हम चाहें तो P0 को भी पूरा कर दें और हम चाहें तो P2 को भी पूरा कर दें। तो नाउ यू हैव ऑप्शन है, it is quietly up to you to select either P0 or P2. तो मैंने यहाँ पे इस बात को क्लियरली मेंशन किया, एट दिस पॉइंट वी कैन फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ बोथ P1 एंड P2। अब जरा देखिए सेव सीक्वेंस हमको दिखा, तो हम लोगों ने सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट कराया था, P1 को, फिर P4 को, फिर P3 को, उसके बाद से P0 फिर P2, और दूसरा सीक्वेंस क्या मिला, P1 P4 P3 P2 P0। यानी ये लास्ट वाले जो दो नंबर था, जो ऑर्डर है, इट कैन बी चेंज्ड वेरी इजीली, क्योंकि अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज उपलब्ध। ठीक है, अब जरा देखिए, तो सेव सीक्वेंस यहाँ पे हम लोग दो निकाल, हमने कहा कि मेरे पास दो सेव सीक्वेंस आ रहा है और इन दोनों सेव सीक्वेंस में से किसी भी एक सेव सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करें तो हम इस बात की गारंटी देंगे कि हर हालत में हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाए। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ कि जो शुरुआत में अपने पास ऑप्शन था, हम लोग दो प्रोसेस के रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते थे, P3 को कर सकते थे और P4 को कर सकते थे। ठीक है, तो एक मिनट, ये सेफ सीक्वेंस जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। सेफ सीक्वेंस देखिए, सेफ सीक्वेंस क्या होगा, सेफ सीक्वेंस होगा, सबसे पहले कौन गया है, P1 गया है, हाँ ठीक है, P1 गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एक ऑप्शन दिया था, ये वाला, इसको जरा देखिए कि देखिए P1 को भी पूरा कर रहे हैं और P3 को भी पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चेक करना है असाइनमेंट के तौर पे कि क्या हम लोग P3 से भी स्टार्ट करके किसी सेफ सीक्वेंस को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि जो एलोकेशन है और जो अवेलेबल, वो जोड़ने पे हमको हमेशा वही संख्या मिलनी चाहिए रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम में ओरिजिनली थी। ठीक है, तो इस तरीके से बैंकर्स एल्गोरिदम जो है हम लोग कंप्लीट किए। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, एलोकेशन मैट्रिक्स, मैक्स मैट्रिक्स और नीड मैट्रिक्स हम लोग निकालेंगे और यहाँ जो है अवेलेबल मैट्रिक्स दिया गया। तो बैंकर्स एल्गोरिदम किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो बैंकर्स एल्गोरिदम इज एप्लीकेबल when we have multiple instances, when we have multiple instances। ठीक है, कई बार जो है, एक चीज मैं दिखा दूं कि कई बार ऐसे टपल का भी इस्तेमाल होता है, हम लिख देंगे कि दिस इज 3 3 2। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दिखता, यहाँ मैट्रिक्स नहीं दिखता, यहाँ एंगुलर ब्रैकेट में हम लोग बात। ठीक है, तो कभी कभी प्रॉब्लम इस तरीके से भी आती है। दूसरी बात, गेट में ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंसेस बने, कितने टोटल नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंसेस बने। ठीक है, तो वहां पे डेटा जो है बड़ा कम दिया गया है। ठीक है, डेटा कम रहता है, प्रॉब्लम साइज छोटी होती है, तो सारे सेफ सीक्वेंसेस विद इन टाइम निकल जाते हैं।
ठीक है, तो बैंकर्स एल्गोरिदम में अवेलेबल मैट्रिक्स इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो हम इसको बोलेंगे इट इज ए, इट इज बी एंड इट इज सी। ठीक है, तो चाहे एंगुलर ब्रैकेट रहे और चाहे मैट्रिक्स के फॉर्म में रहे, हमारा काम हो जाए। ठीक है, दोहरा दे रहे हैं फिर से इस बात को कि इनिशियली जो अपने पास मैट्रिक्स बनेंगे, इनिशियली जो अपने पास मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, वो कैसे बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिसोर्स टाइप होंगे, और जैसे जैसे प्रोसेसेस हमारे क्या होंगे, जैसे जैसे प्रोसेसेस हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे मैट्रिक्स का जो साइज है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम रहा। कई बार मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी बात, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक फुल फ्लैश वीडियो जो देखेंगे। अभी करना क्या है, अभी इस चीज को जरा असाइनमेंट के तौर पे देखा जाए कि क्या P1 की जगह पे P3 को एग्जीक्यूट करा के सेफ सीक्वेंसेस मिल सकते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि सेफ सीक्वेंसेस आर नॉट यूनिक, सेफ सीक्वेंसेस आर नॉट यूनिक। और ये प्रॉब्लम ऐसी जो प्रॉब्लम दिख रही है, ये प्रॉब्लम्स कभी भी गलत नहीं हो सकती। हाँ, टाइम थोड़ा सा लग सकता है, ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है, तो गलत होने की गुंजाइश कम। बहुत ज्यादा क्या होगा कि हम लोग किसी ऐसे प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करा देंगे जिसको एग्जीक्यूट कराने के बाद हम लोग किसी दूसरे प्रोसेस की रिक्वेस्ट को पूरा न कर पाए, तो वहां से हम लोगों को कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां से हम लोग बैक ट्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकर्स एल्गोरिदम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को शुरुआत में ही डिस्कस किया गया था, इस बात को शुरुआत में ही डिस्कस किया गया था कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कि भाई डेडलॉक को सीरियसली लेना है, डेडलॉक को सीरियसली लेना है, और कुछ सिस्टम ऐसे कहते हैं कि हमें डेडलॉक को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम का एक कॉन्सेप्ट आता है लिटरेचर में। ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम क्या कहता है कि इस बात को प्रिटेंड करिए, नजरअंदाज करिए कि डेडलॉक हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल ये था कि अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं और सिस्टम जो है हैंग कर गया, तो सिस्टम का हैंग होना इट इज अ टाइप ऑफ डेडलॉक। ठीक है, तो एक सोल्यूशन, एक बढ़िया सोल्यूशन हम लोगों के पास है कि बिना किसी अतिरिक्त दिमाग के हम लोग सीधे मशीन को रीस्टार्ट। ठीक है, आगे के अप्रोचेस में हम लोग इस बात को देखेंगे कि हम लोग ऐसे प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं कि उसको टर्मिनेट अगर किया जाए तो हम लोग साइकिल को ब्रेक। ठीक है, तो साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम लोग विक्टिम्स की तलाश करते हैं। किसी एक प्रोसेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसको टर्मिनेट,
तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम से साइकिल को ब्रेक करते हैं। लेकिन इस अप्रोच में एक दिक्कत यह है कि हो सकता है कि हम लोग बार बार एक ही प्रोसेस को विक्टिम के तौर पर क्या करें, हर प्रोसेस को विक्टिम के तौर पर हम लोग बार बार एक ही प्रोसेस को सेलेक्ट करें और उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा जो है दिक्कत आता है। तो अगर कोई पूछे कि क्या स्टारवेशन पॉसिबल है, अब तक स्टारवेशन जो है हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग में देखा और हम लोगों ने थ्रेड में देखा। ठीक है, हम लोगों ने थ्रेड में देखा, हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग में देखा। अगर कोई पूछता है कि क्या स्टारवेशन जैसी चीज पॉसिबल है डेडलॉक के कॉन्टेक्स्ट में, तो जवाब होगा बिल्कुल। कोई पूछे कैसे है, तो उसका जवाब ये होगा कि साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम लोग विक्टिम प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं, विक्टिम प्रोसेस को हम लोग किल कर देते हैं, विक्टिम प्रोसेस किल हो जाता है, फिर हम लोग प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल कराना शुरू करते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बार बार एक ही प्रोसेस विक्टिम के तौर पर आए और वो कभी भी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो सेफ सीक्वेंसेस यूनिक नहीं होंगे, स्टारवेशन का कंसेप्ट आएगा। डेडलॉक इतनी बड़ी चीज नहीं है कि डेडलॉक को सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर करें। कुछ सिस्टम इसको कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि यस देयर इज समथिंग लाइक डेडलॉक, उनके लिए वो एल्गोरिदम भी प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी बोलते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जब होगा तो मशीन को हम लोग रिस्टार्ट करें। जब तुम लोग डेटाबेस सिस्टम पढ़ो, जब डेटाबेस सिस्टम पढ़ोगे तो उस डेटाबेस सिस्टम में भी कॉन्करेंसी कंट्रोल में, कॉन्करेंसी कंट्रोल में ये चीज निकल के आएगी कि हाउ टू टैकल, हाउ टू डील विद डेडलॉक। ठीक है, तो ये आज का जो है